नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी की बनभूलपुरा हिंसा को लेकर शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आई। यहां पुलिस ने 5 ऐसी बुर्काधारी महिलाओं को गिरफ्तार किया जो 8 फरवरी की हिंसा में शामिल थीं। पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है। पांचों महिलाएं धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस टीम पर पथराव कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि इन 5 में से 2 महिलाओं के पति पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अभी तक इस मामले में कुल 89 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी, तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पे पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते गिरफ्तार किया। हल्द्वानी की घटना के बाद सरकार अलर्ट है, लेकिन अधिकारी कैसे सरकार के आदेशों को धत्ता बता रहे हैं, इसका भी उदाहरण आपको दिखाते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को हल्द्वानी हिंसा की जांच करने और 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था, लेकिन हैरानी की हद यह है कि घटना को 22 दिन बीत चुके हैं और अभी तक जांच पूरी होना तो दूर की बात है, कमिश्नर दीपक रावत ने बनभूलपुरा का दौरा करने तक की जहमत नहीं उठाई है। जांच अधिकारी कमिश्नर दीपक रावत अभी तक हिंसा प्रभावित इलाकों में गए ही नहीं है। यही नहीं, किसी के भी बयान अब तक लिए नहीं है, जिससे जांच के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कमिश्नर जो जांच अधिकारी हैं वो अभी तक क्यों नहीं गए, क्यों उनकी तत्परता नहीं दिख रही, क्यों पीड़ितों से भी नहीं मिले, जहां मौत हुई हैं, जहां लोग घायल हुए हैं उनसे उन्होंने कोई बयान नहीं लिए। तो ये पूरी की पूरी जो कार्य प्रणाली है ना, तो लग रहा है इस पे जानबूझ करके कोई लिपापोती करने के लिए सरकार ने इस तरह का वो किया। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जो पूरा का पूरा घटनाक्रम न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की नजर में भी आया था। इस पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने इस पूरी की पूरी घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए थे और मजिस्ट्रेटी जांच करनी थी। आईएएस दीपक रावत जो कि कुमाऊं कमिश्नर हैं, उनको इस पूरी के पूरे घटनाक्रम की जांच करनी थी। आईएएस दीपक रावत तब छुट्टी पे थे, लेकिन अब वो छुट्टी से आ चुके हैं। 14 फरवरी को छुट्टी से वापस आ चुके हैं, लेकिन मजिस्ट्रेटी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। 15 दिन का समय दिया गया था और ये मार्च का महीना आ चुका है, मार्च की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मजिस्ट्रेटी जांच में अभी तक डीएम और एसएसपी के बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं। जबकि जो कमिश्नर का ये जो घर है, जो उसको कैंप ऑफिस भी कह सकते हैं, लेकिन कमिश्नर ज्यादातर समय यहीं गुजारते हैं हल्द्वानी में, लेकिन यहाँ से जो वो पूरी की पूरी घटना स्थल वाली जगह है, यानी मलिक का बगीचा वाला इलाका है, वो तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ऐसे में कुमाऊं कमिश्नर अभी तक घटना स्थल पर क्यों नहीं गए, इस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल मजिस्ट्रेटी जांच पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि यह 15 दिन के भीतर अभी भी पूरी नहीं हुई है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट से जुड़ी एक बड़ी खबर है। यहां महिला वैज्ञानिक ने लिंग भेद की शिकायत का आरोप वाडिया इंस्टीट्यूट के अधिकारियों पर लगाया है। दरअसल एक महिला साइंटिस्ट ने संस्थान के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों पर लिंग भेद के आधार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से राज्य महिला आयोग को जांच के लिए पत्र भेजा गया। मामले पर वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर काला चंद साई से न्यूज़ 18 ने फोन पर बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मामले में इंटरनल जांच के साथ ही राज्य महिला आयोग से भी जांच कराई जाएगी। वाडिया इंस्टीट्यूट का हमारे पास मामला है, उसमें अभी जांच चल रही है। हमने बुलाया भी है वहाँ के संबंधित जो भी अधिकारी हैं, तो उनको सुनेंगे और जांच हमारी चल रही है, तो जैसा भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। पौड़ी जिला और सत्र न्यायालय ने अंकिता भंडारी मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। पुलकित ने कोटद्वार के बजाय पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई करने की याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने केस ट्रांसफर के फैसले पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था और शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया। अब अंकिता केस की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में ही होनी। उसने
अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई थी उनको निराधार पाया और जो अभियोजन पक्ष ने तर्क रखे थे उनको मानते हुए ये फैसला किया है कि उसकी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी वो बलहीन होने के कारण उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। नैनीताल की भूमियाधार में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल भवाली हल्द्वानी हाईवे पर भूमियाधार पुल पर यह हादसा हुआ, जहां बस से बचने के चक्कर में बाइक खाई में गिर गई, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों का रेस्क्यू किया गया। भवाली अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक सवार अल्मोड़ा से हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे। के पास में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, मोटरसाइकिल है। तो उस सूचना पर चौकी इंचार्ज जूली कोर्ट और भवाली थाने का फोर्स और मैं एसओ यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। तो इसमें 2 मोटरसाइकिल सवार जो अल्मोड़ा रोड हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और जो गंभीर स्थिति में हैं जिनको उपचार हेतु 108 के माध्यम से भवाली भेजा गया है। पेशेंट को 108 के माध्यम से सीएचसी भवाली लाया गया। जब उनको यहाँ पे लाया गया तो उनके चेक करने के बाद दोनों मृत अवस्था में पाए गए हैं और पुलिस को सूचना समय पे दे दी गई है। नैनीताल मोर्चरी भेजा जा रहा है इनको। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। ये माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में ही उत्तराखंड के नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में बीती देर रात तक बीजेपी की मीटिंग चली, जिसमें उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर भी मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की 5 सीटों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला भी जा सकता है, जबकि 2 उम्मीदवारों को रिपीट किया जा सकता है। जल्द ही बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस उम्मीदवारों की बात करते हैं तो कांग्रेस की हर लोकसभा सीट पर पैनल तय कर दिया गया है। हर सीट पर 2 से 4 नामों का पैनल तैयार किया गया है। गुरुवार शाम को दिल्ली में बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पौड़ी से गणेश गोदियाल, मनीष खंडूरी, ज्योति रौतेला का नाम है। टिहरी से प्रीतम सिंह, नवप्रभात, दीपक बिजलवाड़ का नाम है। अल्मोड़ा से यशपाल आर्य और प्रदीप टमटा का नाम शामिल है। नैनीताल से सबसे ज़्यादा 4 नाम हैं, जिसमें रंजीत रावत, महेंद्र सिंह पाल, दीपक बलुटिया, गणेश उपाध्याय शामिल हैं। हम लोग भी करीब करीब उस स्टेज में हैं। हमारा भी काफ़ी कुछ छन्नी लग गई है। फाइनल डिसीजन कल कुछ हम लोग करके सीसी को भेज देंगे और मोस्ट प्रोबेबली सीसी में भी 1-2 दिन में बैठक होगी। गुरुवार को बजट सत्र होने की वजह से नेता विपक्ष यशपाल आर्य दिल्ली में हुई मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन अगली स्क्रीनिंग की मीटिंग में वो शामिल होंगे। यशपाल आर्य ने कहा कि जल्द से जल्द सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे। और स्क्रीनिंग कमेटी की निश्चित रूप से बैठक होगी। संभावना है कि जल्दी बैठक होगी और जिसमें प्रत्याशियों के चयन में को अंतिम रूप दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से लगी नौकरियों के मामले में विधानसभा सचिवालय की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया गया। शपथ पत्र में इस बात का जिक्र है कि साल 2001 से लेकर 2021 के बीच विधानसभा में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनमें नियमों का पालन नहीं किया गया। दरअसल विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर देहरादून के अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है, जिस पर हाईकोर्ट में जवाब मांगा और अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख भी दी है। चल रही थी विधानसभा बैकडोर भर्ती पे, इसमें माननीय हाईकोर्ट ने एक बड़ा स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 2 बातें कही हैं। एक तो जो सारी भर्तियां हुई हैं वो गलत प्रोसीजर से हुई हैं, ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि 6 फरवरी 2003 का जो शासनादेश है उसके अनुरूप विधानसभा को डायरेक्शंस दे दिए, आपको एक्शन लेना है। राजधानी को लेकर एक बार फिर से राज्य की सियासत में उबाल है। देहरादून के स्थायी राजधानी बनाने की मांग करने वाले कांग्रेसी विधायक तिलकराज बेहड़ के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहां हो इसका फैसला आज तक हो नहीं पाया है और अब बेहड़ के बयान ने कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। डर काहे का है? लाए, हम समर्थन करेंगे।
विधानसभा के अंदर बजट का प्राविधान करें, दें, घोषणा करें। मेरी मांग है कि अब स्थायी राजधानी देहरादून के अंदर बननी चाहिए, इससे हटकर अब कहीं नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के इस बयान के बाद कांग्रेस पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस गैरसैंण में स्थायी राजधानी नहीं चाहती? हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विधायक के बयान से किनारा कर लिया है। मेरा भी यही विचार है कि देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी अब बन जानी चाहिए। कितने समय तक ये छोटी सी विधानसभा के अंदर विधानसभा चलेगी? सारी सुविधाएं रहने की, करने की, इतना बड़ा सचिवालय कहां जाएंगे? इतने सारे स्ट्रक्चर, डर काहे का है? लाएं, हम समर्थन करेंगे। विधानसभा के अंदर बजट का प्राविधान करें, दें, घोषणा करें। मेरी मांग है कि अब स्थायी राजधानी देहरादून के अंदर बननी चाहिए, इससे हटकर अब कहीं नहीं बननी चाहिए। अस्थायी राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, तिलक राज बेहड़ जी का ये व्यक्तिगत स्टैंड है, कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं है। और कांग्रेस ने अपनी गंभीरता दिखाई थी टेंट में चला के, गंभीरता दिखाई वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके। और कांग्रेस की अपनी एक सोच है, क्योंकि पर्वतीय राज्य की मांग जिस वजह से उठी, हम उस मांग का समर्थन भी करते हैं, हम उस चीज को समझते हैं। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और प्रदेश अध्यक्ष के बयानों में विरोधाभास को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड पार्टी है। पार्टी अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं और विधायक कुछ और। पहले कांग्रेस तय कर ले कि वो चाहती क्या है। इनका एक विधायक बहुत वरिष्ठ साथी है, मैं तो ये कहता हूं कि मंत्री रहे हैं हमारे, और उस प्रकार से वो इस देहरादून पे कह रहे हैं कि राजधानी बननी चाहिए। तो मैंने कहा ना, पहले आपस में तय कर ले। ये सरकार तो निश्चित रूप से जैसा ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कंफ्यूजिंग पार्टी के रूप में आज सामने आ रहे हैं। और जितने भी बात ये लोग करते हैं, मैं समझता हूं इनके अंदर इतना अंतर्द्वंद्व है। उत्तराखंड के 23 सालों के इतिहास में ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बन गई, लेकिन स्थायी राजधानी का मुद्दा हल नहीं हो पाया। सरकार किसी की भी रही हो, सियासी नफा नुकसान का आकलन करने के लिए कोई इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोला। ऐसे में कांग्रेसी विधायक देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की मांग क्या सियासी गुल खिलाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नाव प्रभात की रिपोर्ट। टनकपुर से देहरादून के बीच नई ट्रेन चलाने को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई ट्रेन चलाने पर खुशी जताई और सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री से टनकपुर देहरादून के बीच में ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था, जिस पर फैसला लिया गया। सीएम धामी ने कहा कि इस नई ट्रेन सेवा से यात्रियों को खासी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समाज कल्याण विभाग में चयनित 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों और 3 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगातार खाली सरकारी पदों पर भर्तियां करवाई जा रही हैं, जिसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भी लगातार चलाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने का अभियान जारी है। बीजेपी की राष्ट्रीय मीडिया टीम का हिस्सा रहे सतीश लखेड़ा को पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड मीडिया टीम में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। लखेड़ा इससे पहले चुनाव के दौरान गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एमपी, यूपी में भी केंद्रीय मीडिया प्रभारी के तौर पर पार्टी द्वारा तैनात किए जा चुके हैं। वहीं इसके साथ ही गौरव पांडे और गीता ठाकुर को भी प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि कांग्रेस से बीजेपी में आई कमलेश रमन को भी प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी गई है। मैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, प्रदेश नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि मुझे उन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद पुनः राज्य की मीडिया टीम में जगह दी है। और केंद्र की मीडिया टीम में मैं पहले से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। साथ ही मुझे राज्य में
मीडिया प्रबंधन में योगदान करने का अवसर दिया है। एक बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है। यहाँ के बगड़ इलाके में गुलदार ने हमला बोल दिया और एक लड़की को खेत से उठाकर ले गया। खेत में काम कर रही लड़की को गुलदार घसीट कर ले गया। इलाके में इसके बाद खासी दहशत है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लड़की की खोजबीन की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुलदार की दहशत यहाँ पर देखने को मिल रही है। नैनीताल से बड़ी खबर है, बगड़ इलाके में गुलदार ने हमला किया और एक लड़की को खेत से उठा कर ले गया। खेत में काम कर रही थी लड़की, अचानक गुलदार ने हमला किया और उसे घसीट कर ले गया। इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग को सूचना दी गई है, टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लड़की की खोजबीन की जा रही है। बागेश्वर के नुमाइश खेत मैदान के पास एक घर के आंगन में एक गुलदार करीब आधे घंटे तक घूमता रहा, जिसके बाद घर वालों ने उसकी कई तस्वीरें खींची और कई वीडियो भी बना लिए। काफ़ी देर तक गुलदार घर में ही कुछ ढूंढता रहा और फिर आराम से दीवार पर खड़ा हो गया। बागेश्वर का इलाका मार्केट से बिल्कुल सटा हुआ है। वीडियो देखने के बाद बागेश्वर में लोग दहशत में हैं। लोगों ने वन विभाग से शहर में गश्त बढ़ाने की मांग की है। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। हरिद्वार पुलिस ने पति पत्नी समेत स्मैक तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनसे 308 ग्राम स्मैक बरामद की गई। टीम द्वारा तिब्बत में बांध बनाने का नैनीताल में विरोध हुआ। नैनीताल में तिब्बती समुदाय के लोगों ने विरोध दर्ज कराया। उत्तरकाशी की दरासू पुलिस ने एक गाड़ी से प्रतिबंधित कांजल काठ को बरामद किया, साथ ही 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटद्वार में मैट्रिमोनियल साइट से एक शख्स के साथ ठगी हुई, जिसके बाद एक आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर में चुनाव को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एसडीएम ने बैठक लेकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जोशीमठ में कई सालों बाद बीआरओ के द्वारा नालियों के निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए, जिससे बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। बागेश्वर के डीएम अनुराधा पॉल ने शुक्रवार को निर्माणाधीन केवी स्कूल भवन का निरीक्षण किया, साथ ही कार्यदायी संस्था को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के 20 अस्पताल में दैनिक कर्मचारी पिछले 3 दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिससे 20 अस्पताल की व्यवस्थाओं पर असर पड़ा है। रुद्रप्रयाग में लगातार बढ़ रहे गुलदार के हमले से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर के पुजारी ने डीएम का शॉल उठाकर सम्मान किया, साथ ही उत्तरायणी मेले में मंदिर को लेकर की गई सजावट का आभार व्यक्त किया। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 3500 से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की आशंका है। ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी भी है और कई जगहों पर बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। ऐसे में अगर फिर से भारी बर्फबारी होती है तो लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पिथौरागढ़ की थरकोट झील वजूद में आई। 33 करोड़ की लागत से बनी इस झील से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं एक इलाके को टूरिज्म मैप में जगह भी मिल पाएगी। जिस थरकोट झील का 2007 में शिलान्यास हुआ था, आखिरकार पूरे 17 साल बाद वो अस्तित्व में आ गई है। 750 मीटर लंबी और 55 मीटर चौड़ी थरकोट झील में अब बोटिंग भी शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग ने लोगों को रिझाने के लिए झील में 6 पैडल बोट और 2 जोरबिंग बॉल उतारी हैं, जिन्हें चलाने का जिम्मा फिलहाल साहसिक खेलों से जुड़ी एक संस्था को दिया गया है। इस संस्था को 1 साल तक झील में बोटिंग का जिम्मा तो दिया ही गया है। अभी जो यहाँ पर संचालक है, ये 1 साल तक निःशुल्क यहाँ के स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे और बोट का संचालन भी करेंगे। भविष्य में जो यहाँ पर तैयार होंगे तो इनको हम वीरचंद सिंह गढ़वाले से लोन भी देंगे और वो यहाँ पर बोटिंग का संचालन करेंगे। ये थरकोट झील की लागत 3201.64 लाख रही है। इसकी झील की लंबाई 750 मीटर है और अभी लगभग हमारी 1284 के आसपास ये भर चुका है। 1285 लगभग इसका लेवल है।
ऑल वेदर रोड के किनारे बनी ये झील सोर घाटी पहुंचने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करेगी और यहां तक पहुंच भी बेहद आसान है। यही नहीं, झील से पिथौरागढ़ में एक नया टूरिस्ट स्पॉट भी तैयार हो गया है। झील बनने के बाद जहां वाटर गेम्स के जरिए लोगों को रोजगार मिल सकेगा, वहीं यहां आने वाले सैलानी भी रोजगार के नए अवसरों को पैदा करेंगे। ऐसे में तय है कि झील से आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों को कई फायदे होने वाले हैं। ये स्थानीय लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। मैंने इसमें पहले जब मैंने 2006 में झील बनाई थी तो उसमें तो मेरा यहाँ पर बहुत आदमी आते थे, बहुत आदमी वो करते थे और आदमी यहाँ तक कि बाजार से भी रेडी वाले आकर यहाँ पर अपना रेडी में सामान बेचते थे। अभी जो है इसका जो है पूरे प्रदेश के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज बननी है। इसमें यहाँ के लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। सोर घाटी को लंबे समय से एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट की दरकार थी जहाँ सैलानी कुछ वक्त गुजार सकें। अब झील के वजूद में आने से वो काफी हद तक दूर हो गई है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में थरकोट झील मल्टी प्रॉफिट प्रोजेक्ट साबित होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून राजभवन में 3 दिन का फूलों का संसार सजा है। एक से बढ़कर एक फूल इस और 35 डिपार्टमेंट की एग्जीबिशन बसंतोत्सव की रौनक में 4 चांद लगा रहे हैं। देहरादून राजभवन इन दिनों फूलों की रंगत से गुलजार है। गुलाब, डहलिया से लेकर लिली की एक से एक वैरायटी यहाँ राजभवन की शोभा बढ़ा रही है। शुक्रवार से शुरू हुआ बसंतोत्सव रविवार तक चलेगा, जहाँ प्रदेश के 35 विभाग हिस्सा ले रहे हैं। लोकल फॉर वोकल की थीम पर काम कर रहे लोगों के प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। 3 दिनों तक ये फूलों का संसार ऐसे ही सजा रहेगा। गवर्नर गुरमीत सिंह ने बसंतोत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रदेश को पुष्प प्रदेश कहा। साथ ही सभी लोगों को राजभवन में फूलों के संसार को देखने के लिए आमंत्रित किया। जो बसंत उत्सव है, ये पर्व है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मैं कहूँगा पर्व है। और एक बात पक्की है कि उत्तराखंड सचमुच में प्रदेश बन गया है। वहीं राजभवन में प्रदर्शनी देखने आए लोग यहाँ फूलों की इस अद्भुत दुनिया में मंत्रमुग्ध दिखे। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी एंजॉय करते हुए नजर आए। तो जो उत्सव से हम तो बहुत बढ़िया लोग, क्योंकि हम बचपन में जो हमारे फुलदेवी माता जो घगे बदन है वो नचाए हमने, तो हम जब पोंगड़ो में जाना और डाल पर फूल ले तो ये बसंत हम इंतजार। आज यहाँ पे मैंने पेंटिंग बनाई, फ्लावर्स थे, मेरे को बहुत मजा आया था। और इस समय फूलों की रंगत देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से मौसम भी अच्छा हो रखा है, सुहाना बादल वाला। नहीं तो और समय बहुत तेज धूप होती थी तो झुलस जाते थे। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकृति की अद्भुत छटा, रंगत और रंग बिरंगा संसार इन दिनों राजभवन में गुलजार है, जो प्रकृति प्रेमियों का दिल मोह रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।